Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Legal Lady and I'm प्रीति सांगवान। हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट जो बीएनएस में दे रखी है वो कितनी होती है। तो हमने बेसिकली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन में ये पढ़ा कि जब दो या दो से ज्यादा लोग कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, कंसर्ट टुगेदर कर लेते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ किसी चीज को करने की सोचते हैं। कैसी चीज? वो जो जो उन्होंने करने का डिसाइड किया है वो क्या होना चाहिए? कोई इलीगल एक्ट होना चाहिए। और इलीगल एक्ट का मतलब हमने इलीगल वर्ड का मीनिंग हमने डेफिनेशन क्लॉज के सेक्शन 2 क्लॉज 15 में पढ़ा था, जो ये कह रहा था कि इलीगल में तीनों ही चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। पहला आपका ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स दैट इज प्रोहिबिटेड बाय बीएनएस। सेकंड हमने पढ़ा कि इसमें वो भी इंक्लूड रहता है दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कोई ऐसी चीज जो ऑफेंस तो नहीं है लेकिन लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि सिविल रॉन्ग्स भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहती है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक फॉर्मल एग्रीमेंट करते हैं, आपस में मिलके डिसाइड करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, चलो हम कोई इलीगल एक्ट करते हैं, या फिर वो ऐसा खुद भी करने का डिसाइड कर सकते हैं और वो ये भी सोच सकते हैं कि चलो हम ये इलीगल एक्ट किसी से करवाते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि जो फ्रेज यूज हुआ था वो था टू डू और टू कोज इट टू बी डन। ठीक है, फिर था ए क्लोज में एन इलीगल एक्ट और बी में था कि एक्ट आपका इलीगल नहीं है, जो उन्होंने फाइनली करने का सोचा है वो एक्ट इलीगल नहीं है, लेकिन उसके लिए जो उन्होंने मीन्स डिसाइड किए हैं या जो मीन्स उन्होंने यूज करने की सोची है वो इलीगल है। जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था कि गरीब लोगों की हेल्प करना मॉनेटरली, लेकिन उन्होंने जो वे डिसाइड किया है वहां तक पहुंचने के लिए वो क्या है? रॉबिंग द रिच पीपल, कि हम जो अमीर लोग हैं उनको लूट लेते हैं और उनका पैसा किसको दे देते हैं? गरीब लोगों को देते हैं। तो उनका जो ऑब्जेक्ट है, जो मेन पेनल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? गरीब लोगों की हेल्प करना। तो देखा जाए तो वो तो इलीगल नहीं है, लेकिन उसके लिए जो उन्होंने मीन्स यूज करने की सोची है कि रॉब करते हैं किनको? रिच पीपल को, वो मीन्स क्या है? इलीगल है। क्यों? क्योंकि वो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। रॉबरी किस में है? बीएनएस में आपका पनिशेबल है, तो एक ऑफेंस है, तो अब उनका मीन्स क्या हो गया? इलीगल हो गया। क्लियर है? ये आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हमने बेसिक पढ़ा था। उसके बाद एक प्रोवाइजो भी अटैच था। प्रोवाइजो आपका क्या कहता था? देखो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एग्रीमेंट तीन चीजों का हो सकता है। हमने पढ़ा इलीगल, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एग्रीमेंट किसी ऑफेंस को करने का भी हो सकता है, कोई ऐसा काम करने का भी हो सकता है दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जैसे कि डॉवरी। तीसरा, कोई ऐसा काम भी हो सकता है जो सिविल रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका जो प्रोवाइजो है वो कहता है कि अगर एग्रीमेंट है ऑफेंस करने का, तो जहां पे एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है वहीं पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक्ट सीरियस कंप्लीट हो जाता है और उस पर्सन की लायबिलिटी सेक्शन 61 के अंडर फॉल कर जाती है। लेकिन जो बाकी दो कैटेगरीज हैं, कौन सी कैटेगरीज है? एग्रीमेंट टू डू एनी एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड और एग्रीमेंट टू डू एनी सिविल रॉन्ग। उन केसेस में क्या करना होता है कि सिर्फ एग्रीमेंट सफिशिएंट नहीं है, some act besides that agreement has to be done। अगर उन्होंने सिर्फ डिसाइड किया है तो मियरली एन एग्रीमेंट टू, जो दो कैटेगरीज हैं उनको करने का मियरली एन एग्रीमेंट इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, लेकिन ऑफेंस के केस में सिर्फ एग्रीमेंट जहां पे आपका कंप्लीट होता है वहीं पे एक्ट सीरियस आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? लेकिन बाकी दो केसेस में एनी एक्ट बिसाइड्स दैट एग्रीमेंट हैज टू बी प्रूव्ड, कि उन्होंने कोई ऐसा एक्ट भी इस डायरेक्शन में किया जो इन परसुएंस ऑफ दैट एग्रीमेंट था। ठीक है, वहां पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक्चुअल एक्ट सीरियस कंप्लीट होगा बाकी दो कैटेगरीज में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में वही सेम बात हमने पढ़ी थी जो आपके क्लॉज बी में दे रखी है, कि जरूरी नहीं है आपका पेनल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल हो, उसको करने के लिए जो इंसिडेंटल जो चीजें आपने की, कोई मीन्स यूज की है, कोई तरीका जो भी अपनाया वो आपका इलीगल है, तो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन में कंप्लीटली आप फॉल कर जाओगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा पनिशमेंट। पनिशमेंट में हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी, एक तो कौन सी? जिसमें डेथ हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, या 2 साल से ज्यादा रिग्रेस इंप्रिजनमेंट हो। दोनों चीज याद रखनी है, 2 साल से ज्यादा प्लस रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। ठीक है, अगर मान लो 2 साल से कम की सजा है, चाहे वो रिग्रेस है चाहे सिंपल है, तो सेकंड कैटेगरी में फॉल कर रही थी। और अगर मान लो 2 साल से ज्यादा की सजा है लेकिन इंप्रिजनमेंट सिंपल है, तो भी सेकंड कैटेगरी में फॉल करेगा। सेकंड कैटेगरी में फिर क्या क्या आ गया? 2 साल से कम की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, सिंपल इंप्रिजनमेंट चाहे वो किसी भी टर्म की हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ नहीं होना चाहिए। और थर्ड चीज एनीथिंग, मतलब जो सिविल रॉन्ग के केस में आपकी कॉन्स्पिरेसी थी वो वाली चीजें।
और चौथा कि जो एनी एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ के केस में जो एग्रीमेंट हुआ है वो वाली चीजें। ये चारों चीजें किस में आ जाएंगी, सेकंड पार्ट में फॉल करेंगी। और यहाँ पे पनिशमेंट कितनी है, 6 मंथ तक की पनिशमेंट है। ठीक है। फिर एक दूसरा सैंक्शन भी हमने इसके साथ पढ़ा था कि जब भी सेकंड कैटेगरी वाली केसेस में प्रोसिक्यूशन होता है तो उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। ये 217 का क्लोज 3 BNSS का हमने कवर किया था। तो ये आपका सारा था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो हमने सेक्शन 61 में पढ़ी है, और हमने एक और चीज पढ़ी थी रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी सेक्शन 3 क्लोज 5 में। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, मिलके डिसाइड करते हैं कोई भी ऑफेंस करने का। ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, और क्या करने का, कोई ऑफेंस करने का एक एग्रीमेंट होता है। और फाइनली जब ऑफेंस हो रहा है तो बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें अब आपकी प्रूव हो जाती हैं तो क्या होगा कि जो भी इंडिविजुअली जितने भी लोग उसमें शामिल थे, चाहे वो 4 हैं, चाहे वो 5 है, चाहे वो 7 हैं, तो इंडिविजुअली वो क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे किस चीज के लिए, जो फाइनल ऑफेंस उन्होंने कमिट किया। चाहे जो मेन एक्टर सीरियस है उसका कमीशन उस पर्सन ने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल वहां पे पढ़ा था कि एक कोई पर्सन है जो अंदर मर्डर करने गया, दूसरा सिर्फ गार्डिंग कर रहा है बाहर। ठीक है, या फिर दूसरे ने उसके भाई को पकड़ रखा है ताकि उसको बचा ना पाए, लेकिन उससे पहले उनके कॉमन इंटेंशन फ्रेम हो चुकी है, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कॉम्प्लीमेंटली इस सिचुएशन को अंजाम देंगे, इस ऑफेंस को अंजाम देंगे। ठीक है, तो वो इंडिविजुअली ऐसे लायबल होंगे कि जैसे मर्डर किया है। जो अंदर गया हुआ है उस पे भी क्या लगेगा, मर्डर का चार्ज लगेगा, और जो बाहर है उस पे भी मर्डर का चार्ज लगेगा, रेड विथ सेक्शन 3 क्लोज 5। ये हमने किया था स्टार्टिंग की क्लासेस में जब हम सेक्शन 3 कर रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 61 ऑन द वन साइड एंड सेक्शन 3 क्लोज 5 ऑन अदर साइड। ठीक है, क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस ये है कि जैसे कि ए और बी है, उन्होंने कॉमन इंटेंशन फॉर्म की। ठीक है, कॉमन इंटेंशन का मतलब कॉमन डिजायर टू डू समथिंग, दोनों ही एक कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ही मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, यानी कि इंटेंशन उनकी थी कि उन्होंने ये कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करना है, चाह रहे थे वो, लेकिन जैसे ही उसके सामने वर्ड आया कॉमन, कॉमन का मतलब क्या है कि मीटिंग ऑफ माइंड्स दोनों का सेम हो गया है, तो वहीं पे आपका जो सेक्शन 61 का ऑफेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जिस्ट ऑफ द ऑफेंस क्या है, एग्रीमेंट। ठीक है, तो सेक्शन 61 का एक्ट सीरीज कब कंप्लीट हो जाता है, जब ए और बी मिलके कॉमन इंटेंशन फ्रेम कर लेते हैं, यानी कि उनका एग्रीमेंट हो जाता है, वहीं पे सेक्शन 61 का एक्ट सीरीज कंप्लीट हो जाता है। हम सिर्फ ऑफेंस के केस में यहाँ पे बात कर रहे हैं, बाकी दो कैटेगरीज में क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई एक्ट बिसाइड्स दैट एग्रीमेंट चाहिए होता है। और अगर सेक्शन 3 क्लोज 5 की बात करें तो 3 क्लोज 5 में मियर एग्रीमेंट इज नॉट सफिशिएंट, समथिंग मस्ट बी डन इन परसुएंस ऑफ दैट एग्रीमेंट। ठीक है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, तभी सेक्शन 3 क्लोज 5 के लिए, मतलब सेक्शन 3 क्लोज 5 से कनेक्ट होके आप ऑफेंस के लिए लायबल हो सकते हैं। क्लियर है। ये चीज जो मैंने पहले बारे में कही है कि ए एंड बी की जैसे ही कॉमन इंटेंशन फ्रेम होती है, जैसे ही उनके बीच एग्रीमेंट होता है, सेक्शन 61 का एक्ट सीरीज कंप्लीट हो जाता है। ये कौन सी सिचुएशन में अप्लाई हो रहा है, सिर्फ ऑफेंस वाली सिचुएशन में अप्लाई हो रहा है। बाकी दो सिचुएशन में हमने पढ़ा प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 61 ने क्या बताया कि एनी एक्ट बिसाइड्स दैट एग्रीमेंट हैज टू बी प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये आपको क्लियर कर देना है कि सेक्शन 61 की एक कैटेगरी में एक्ट सीरियस ऐसे कंप्लीट होता है, और सेकंड और थर्ड कैटेगरी में एक्ट सीरियस ऐसे कंप्लीट होता है। लेकिन फॉर सेक्शन 3 क्लोज 5 हर एक केस में आपको क्या प्रूव करना है, समथिंग मस्ट बी डन इन परसुएंस ऑफ दैट एग्रीमेंट, मियर एग्रीमेंट इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, ये आपका पहला डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस क्या है, हमने सेक्शन 61 में क्या पढ़ा कि कोई एग्रीमेंट होता है किस चीज को करने का, एन इलीगल एक्ट। अब इलीगल एक्ट है तो इसमें तीनों ही चीजें इंक्लूडेड हैं जो सेक्शन 2 क्लोज 15 ने बताई, ऑफेंस भी इंक्लूडेड है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ एनी एक्ट है वो भी इंक्लूडेड है, और एनीथिंग दैट फर्निशेस द ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन वो भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन 3 क्लोज 5 की, तो उसमें सिर्फ एक कैटेगरी है, दैट इज ऑफेंस। इसका मतलब आपका जो सेक्शन 61 है वो बहुत वाइड है एज कंपेयर टू सेक्शन 3 क्लोज 5। ठीक है, इसमें सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है, उसमें सिर्फ ऑफेंस इंक्लूडेड है। तो ये वाइडर है और ये नैरोअर है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेक्शन 61 है वो एक स्पेसिफिक ऑफेंस बताता है।
क्लियर है? स्पेसिफिक ऑफेंस का क्या मतलब है कि ए और बी ने एग्रीमेंट किया किसी का मर्डर करते हैं, अभी जस्ट एग्रीमेंट हुआ है, तो वहीं पे क्या हो गया, एक्ट सीरियस 61 का कंप्लीट हो गया, मेंसरिया भी थी, 61 के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो सेटिस्फाई हो गए, सेक्शन 61 के अंडर ए और बी को पनिश किया जा सकता है। ठीक है, चार्ज क्या लगेंगे, सेक्शन 61 के ही चार्ज लगेंगे कि इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शन 3 क्लोज 5 की, तो ये रूल ऑफ एविडेंस है, किसी पे अकेले सेक्शन 3 क्लोज 5 की चार्ज नहीं लग सकते, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है। ठीक है, क्या होता है कि कोई एक ऑफेंस होता है और उसके साथ साथ जो उसकी अनसिलरी चीजें होती हैं कि ए और बी ने एग्रीमेंट किया, फिर एक ने ऑफेंस कमिट किया, दूसरे ने उसको हेल्प किया, ये सारी चीजें प्रूव होने के बाद चार्ज तो किसके लगेंगे, जो मेन ऑफेंस कंप्लीट हुआ उसके लगेंगे। ठीक है, और मेन ऑफेंस को कंप्लीट हुआ, मान लो जिस एक पर्सन ने किया है उस पे तो मेन ऑफेंस के चार्ज लगेंगे। बाकी जो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने तो एक्चुअल ऑफेंस किया ही नहीं, मैं तो साथ दे रहा था, मैंने तो सिर्फ हथियार दिया था उसको उस टाइम पे, या जो भी उसने हेल्प की है, कहीं पे भी बैठ के उसने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, तो वो उस वजह से बच ना जाए, इस वजह से हम उस ऑफेंस को पढ़ते हैं किसके साथ में, सेक्शन 3 क्लोज 5 के साथ लग के उसको ऐड कर देते हैं, तो वो इंडिविजुअली भी किस चीज के लिए लायबल हो जाता है, जो फाइनल एक्ट उन्होंने कमिट किया है उसके लिए लायबल हो जाता है। तो सेक्शन 3 क्लोज 5 कहीं ना कहीं एक रूल ऑफ एविडेंस है, ये कोई सब्सटेंटिवली कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं करता कि उस पर चार्ज लगे किस चीज के, सेक्शन 3 क्लोज 5 के नहीं, 3 क्लोज 5 का कोई चार्ज ही नहीं है। हाँ, रेड विद 3 क्लोज 5 करके किसी भी ऑफेंस का चार्ज लगा हो सकता है। ठीक है, फोर्थ जो डिफरेंस है वो क्या है कि जब हम सेक्शन 61 पढ़ते हैं तो मैंने कहा था कि जिस्ट ऑफ द ऑफेंस ही क्या है, एग्रीमेंट, तो जो एग्रीमेंट है वो ढंग से प्रूव करना पड़ता है प्रोसिक्यूशन को। ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट एविडेंसेस से प्रूव करें, चाहे आप सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से प्रूव करें, लेकिन जो प्रूफ है वो इतने टेंजिबल होने चाहिए कि उनका कंक्लूजन यही निकले कि इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, यानी कि एक फॉर्मल काइंड ऑफ एग्रीमेंट आपने प्रूव करना होता है, ऐसा नहीं है कि इनकी थोड़ी सी हरकतें ऐसी लगी कि एग्रीमेंट हुआ होगा और आपने उनको सेक्शन 61 का चार्ज लगवा दिया, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पनिश ही किस लिए हो रहे हैं, एग्रीमेंट के लिए, तो मेन एक्ट सीरियस ही एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट ढंग से प्रूव करना होता है। लेकिन सेक्शन 3 क्लोज 5 में क्या है, जो एग्रीमेंट है वो प्रायर भी हो सकता है, पहले उन्होंने बैठ के एग्रीमेंट किया है, या फिर हमने एक और भी चीज पढ़ी थी कि ऑन द स्पॉट भी आपका एग्रीमेंट हो सकता है, जैसे हमने महबूबा मुफ्ती के सॉरी महबूब शाह वर्सेस एम्पर के केस में क्या किया था, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्पर के केस में उनकी सिमिलर इंटेंशन थी, कॉमन इंटेंशन प्रूव नहीं हो पाई थी, क्यों, क्योंकि दोनों ने ऐसा भी नहीं है कि आंखें मिला के आपस में कोई इशारा ही किया हो, वो इंडिविजुअली अपने एक्ट को परस्यू कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसा होता कि उन्होंने एक दूसरे की तरफ देख के ऐसे इशारा किया होता कि चलो उनको मारते हैं, तो वो किस में आ जाता, सेक्शन 3 क्लोज 5 की डेफिनेशन में फॉल कर जाता, क्यों, क्योंकि ऑन द स्पॉट उनका एग्रीमेंट हुआ है। जरूरी नहीं एग्रीमेंट वर्ड से हुआ, वो एग्रीमेंट कंडक्ट से भी हो सकता है सेक्शन 3 क्लोज 5 का। लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस में जनरली एग्रीमेंट बिफोर होता है, ऑन द स्पॉट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मल काइंड ऑफ एग्रीमेंट होता है, थोड़ा सा टेंजिबल आपको प्रूव करना पड़ता है। उसके बाद फिफ्थ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो एग्रीमेंट के वजह से जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है वो जॉइंट लायबिलिटी होती है। कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैन ए सिंगल पर्सन बी लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या था कि कम से कम दोनों ही पर्सन, जैसे कि 5 लोग थे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्ज लगे, 4 बरी हो गए, तो जो 5वां पर्सन है वो सिंगली क्या नहीं हो सकता, लायबल नहीं हो सकता सेक्शन 61 के अंडर। क्यों, क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो वो कॉन्स्पायर किसके साथ करेगा, बी तो छूट गया है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस की ये तो कॉन्स्पिरेसी में नहीं था, सी भी गया, डी भी गया, ई भी गया, तो क्या अकेला एक खुद के साथ कॉन्स्पायर कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है, ज्वाइंट लायबिलिटी होती है। लेकिन सेक्शन 3 क्लोज 5 में लायबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल लायबिलिटी है, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल एज ही हैज कमिटेड दैट ऑफेंस। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल की लायबिलिटी है, दूसरे की लायबिलिटी से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, वो पर्सनली लायबल होता है अपने एक्ट के लिए। क्लियर है, तो ये डिफरेंस है किसमें, सेक्शन 61 में और सेक्शन 3 क्लोज 5 में। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में हमें ऐसा लग सकता है कि दोनों वन एंड द सेम थिंग है, लेकिन 5 डिफरेंस मैंने मोटे मोटी आपको बता दी। उसके बाद एक और कंफ्यूजन का पॉइंट बनता है, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 45 प्लस 46 ऑन वन साइड एंड 61 ऑन द अदर साइड। 45 46 में क्या है, और 45 का भी बेसिकली क्लोज बी। ठीक है, पूरा 45 नहीं, 45 का भी क्लोज बी। क्लोज बी में क्या था,
45 में थी अबेटमेंट की डेफिनेशन कि अबेटमेंट किसी भी चीज की कैसे कैसे की जा सकती है। 3 तरीके उसमें दिए हुए थे। पहला था अबेटमेंट थ्रू इंस्टिगेशन, कि आपने किसी को इंस्टिगेट किया बाय वर्ड्स, और वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला है इंस्टिगेशन के थ्रू, दूसरा था कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, कि आप 2-3 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया और किसी को कुछ करवाने के लिए अबेट कर दिया। ठीक है, उनमें से ही किसी एक पर्सन को कोई क्राइम करने के लिए अबेट कर दिया। लेकिन जब सेक्शन 45 की बात कर रहे हैं तो हम क्राइम या ऑफेंस ऐड नहीं करेंगे, वहां पे अबेटमेंट ऑफ ए थिंग की बात हो रही है, वो एक जनरल डेफिनेशन है। और तीसरा क्या था, अबेटमेंट थ्रू एडिंग, की हेल्प प्रोवाइड कर दिया जिससे उसका काम आसान हो जाए, वो अपने जो उसके दिमाग में एक गिल्टी माइंड है उसके बेस पे कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट कर सके, उसके लिए आपने कोई एड प्रोवाइड की है। ठीक है, तो अगर सेक्शन 45 का क्लोज बी प्लस 46 हम पढ़े, 46 में क्या है, 46 ये बताता है, 45 ने बताया कि अबेटमेंट होता क्या है, लेकिन 46 ये कहता है कि अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस। किसी अच्छी चीज के लिए किसी को अबेट करना ऑफेंस नहीं है, तो किस चीज को अबेट करना ऑफेंस है, किसी दूसरे ऑफेंस को अबेट करना खुद में एक ऑफेंस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 45 क्लोज बी प्लस 46 को साथ में पढ़ेंगे तभी ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 45 पर से डज नॉट क्रिएट एन ऑफेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जब 45 बी पढ़ रहे थे तो उसमें ये था कि अबेटमेंट हो सकती है थ्रू कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, और 46 ये कहता है कि अबेटमेंट होनी किस चीज की चाहिए, ऑफेंस की। तो दोनों का कंक्लूजन क्या निकला कि जो अबेटमेंट के थ्रू कॉन्स्पिरेसी होती है वो किस चीज की होनी चाहिए, टू कमिट एन ऑफेंस की होनी चाहिए, किसी ऑफेंस को कमिट करने की कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए। लेकिन जब 61 की बात करते हैं तो इलीगल एक्ट वर्ड यूज हुआ, वही सेम चीज कि एक वाइडर पर्सपेक्टिव आपको 61 ने दिया है। इलीगल एक्ट में तीनों चीजें इंक्लूडेड है, ऑफेंस भी इंक्लूडेड है, लेकिन साथ में एनीथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और एनीथिंग दैट फर्निशेस द ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। तो ये वाइडर इंटरप्रिटेशन है। जबकि अगर सेक्शन 45 क्लोज बी प्लस 46 की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ऑफेंस की कैटेगरी इंक्लूडेड होती है, बाकी दो कैटेगरी जिसमें नहीं है। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे हमने पढ़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मियर एग्रीमेंट इज सफिशिएंट, सिर्फ एग्रीमेंट आपको प्रूव करने की जरूरत है, बाकी चीजें आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ऑफेंस के रिगार्डिंग जैसे ही आपने एग्रीमेंट प्रूव कर दिया वहीं पे सेक्शन 61 का ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर बात करें हम सेक्शन 45 बी प्लस 46 की, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कोई ना कोई एक्ट और इलीगल ओमिशन, सिंपल कोई भी एक्ट नहीं, वो जो हुआ है इन परस्यूएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी वो भी कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन होना चाहिए, तब जाके वो 45 बी प्लस 46 के साथ मिलकर ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं था। अगर हम बात करें फर्स्ट कैटेगरी की तो उसमें तो एग्रीमेंट ही सफिशिएंट था, लेकिन हम बात करें सिविल रॉन्ग एक्सेट्रा की तो उसमें कोई ना कोई एक्ट आपको प्रूव करना होता था, जरूरी नहीं है वो एक्ट पनिशेबल एक्ट हो या फिर इलीगल ओमिशन हो। ठीक है, ये डिफरेंस रहेगा आपका सेक्शन 45 बी प्लस 46 ऑन वन साइड एंड 61 ऑन द अदर साइड। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सारा मतलब जितने भी उसके अलाइड टॉपिक्स थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो मेन इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। कल हमने बाकी सारी चीजें पढ़ ली थी कि अप्रूवर के केस में क्या होता है, या फिर जो अनसाउंड माइंड पर्सन है या फिर कोई चाइल्ड है जिसके साथ मिलकर इंटेंशन तो फ्रेम कर ली, कॉमन इंटेंशन तो फ्रेम कर ली, लेकिन वो पर्सन लायबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो लीगली इनकेपेबल है, तो सिंगल पर्सन को लायबल ठहराया जा सकता है। ठीक है, टोपन दास वगैरह के केस की हमने बात करी थी। ये सारा कुछ आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूडेड था। तो इसके साथ ही हमने कंप्लीट कर लिया आपका अबेटमेंट। इनकोइट ऑफेंसेस 3 थे। पहला आपका अबेटमेंट हमने कंप्लीट किया, उसके बाद हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर लिया। थर्ड रहता है आपका अटेम्प्ट। लेकिन अटेम्प्ट पे जाने से पहले अबेटमेंट के दो और प्रोविजंस हैं जो हालांकि इस चैप्टर में नहीं है लेकिन बीएनएस में तो है, तो साथ साथ उन्हीं को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अभी ताजा ताजा आपके दिमाग में अबेटमेंट की डेफिनेशन है कि अबेटमेंट 3 तरीके से हो सकती है। ठीक है, अबेटमेंट किस चीज की होनी चाहिए, किसी ऑफेंस को कमिट करने की होनी चाहिए, तभी वो ऑफेंस बनेगा। क्लियर है? अब हम आते हैं सेक्शन 108 पे। ठीक है, सेक्शन 108 आपका चैप्टर 4 में फॉल नहीं करता। कहां पे फॉल करता है? चैप्टर 6 में, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी की हम बात करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 108 को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि वर्ड यूज हुआ है अबेटमेंट। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि जब अबेटमेंट के रिगार्डिंग ही कोई प्रोविजन था तो उसको चैप्टर 4 में ही क्यों नहीं डाल दिया गया, वहीं पे अबेटमेंट कंप्लीट हो जाता। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शन 108 की, तो यहाँ पे अबेटमेंट किस चीज की हो रही है? अबेटमेंट हो रही है सुइसाइड की, यानी कि किसी ने खुद को किल कर लिया। वहां पे यहाँ पे अबेटमेंट किस चीज की हो रही है? सुसाइड के अबेटमेंट हो रही है। और इन बाकी केसेस में जो हमने पढ़ा चैप्टर 4 में, वहां पे अबेटमेंट किस चीज की हो रही है? ऑफेंस की। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम उस इसको इंप्लाइडली वैसे भी कवर कर सकते, जैसे कि अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट है, तो क्या स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत पड़ी? नहीं, क्योंकि थेफ्ट एक ऑफेंस है। ठीक है, अबेटमेंट ऑफ मर्डर है, क्या स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत पड़ी? नहीं, क्योंकि यहीं पे कवर हो जाएगा, सारा कुछ उन्होंने बता रखा है, पनिशमेंट वगैरह दे रखी है। ठीक है, लेकिन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को अलग से देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सुसाइड अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है। किसी दूसरे को मारना ऑफेंस है, खुद को मारना ऑफेंस नहीं है। इवन आपका अटेम्प्ट टू सुसाइड भी अब तो बीएनएस में ऑफेंस की कैटेगरी से निकाल दिया है। तो हम इसको अगर ये कहना चाहे अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, तो क्या ये उस डेफिनेशन में फिट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सुसाइड तो ऑफेंस है ही नहीं, इसलिए इसके रिगार्डिंग अलग से प्रोविजंस देने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो पहली जो बात की चैप्टर 4 में क्यों नहीं दिया गया, ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि सुसाइड इटसेल्फ ऑफेंस नहीं है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफेंस है। क्लियर है? दूसरा, आपको जब भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड प्रूव करना है तो इंग्रेडिएंट क्या कहते हैं? इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड, किसी पर्सन ने सुसाइड कमिट किया, कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन whoever abets the commission of that suicide, किसी ने उसको अबेट किया इंस्टिगेशन के थ्रू कि ऐसी सिचुएशन है, आपको तो मर जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसा कंडक्ट उसके साथ किया, उसको बहुत टॉर्चर कर दिया, तो भी क्या होगा? सामने वाले ने अगर सुसाइड कोज कर लिया तो उस पर्सन ने उसको क्या किया है? अबेट किया है थ्रू कंडक्ट, इंस्टिगेशन में आ जाएगा। या फिर अबेटमेंट थ्रू कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है, या फिर अबेटमेंट थ्रू एडिंग भी हो सकता है। वो कहता है कि मैं मर तो जाऊं, मेरे पास रस्सी नहीं है, आपने उसको रस्सी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है अबेटर की, जो जिसने सुसाइड कर लिया है उसका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते ना, सुसाइड कोई ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन सुसाइड कमिट कर लेता है, जो इंसान अबेट करता है उसके सुसाइड को, वो लायबल होगा किसमें? सेक्शन 108 में। और पनिशमेंट कितनी हो सकती है? इम्प्रिजनमेंट हो सकती है आइदर डिस्क्रिप्शन अप टू 10 years प्लस फाइन, दोनों ही चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब जो हमने कहा कि किसी ने उसको अबेट किया और उस अबेटमेंट के एवज में उसने सुसाइड किया, तो अबेटमेंट के एवज में किया या नहीं किया, उसने खुद से किया, ये चीज तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करनी पड़ेगी ना, कि उसने उकसाया इसलिए इसने ऑफेंस किया, इसलिए उसने सुसाइड किया, अदरवाइज वो नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज कौन प्रूव करेगा? प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा, यानी कि जो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो कौन एस्टैब्लिश करेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे रहेगा। ठीक है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में कोज क्या रहा? वो अबेटमेंट रही, जिसका इफेक्ट ये आया कि इस पर्सन ने सुसाइड कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी क्या है कि अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से कंप्लीट प्रूव करना चाह रहा है, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस की चेन टोटली कनेक्टेड होनी चाहिए, जिसका लास्ट इन्फ्रेंस यही निकले कि इसने जो ये सुसाइड कमिट किया है ये इस अबेटमेंट के परसुएंस में किया है, वैसे नहीं करता। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको कंप्लीटली एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके आप ये कह सकते हो कि हाँ, किसी पर्सन को हम सेक्शन 108 के अंडर लायबल ठहरा रहे हैं। ठीक है, केस आता है नेताई दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2005 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या होता है, कोई पर्सन है जो किसी ऑफिस में काम करता है, अब उसके जो दो इमीडिएट सीनियर है एक्स एंड वाई, वो उसको टॉर्चर कर रहे हैं। टॉर्चर कैसे कर रहे हैं? उससे ओवर टाइम करा रहे हैं, अपना काम भी उससे करवा रहे हैं, उसकी कंप्लेंट दे रहे हैं बाकी सीनियर्स को, या किसी भी तरीके से उसको परेशान कर रहे हैं। अब वो पर्सन जो है वो क्या करता है, वो एप्लीकेशन लगाता है हेडक्वार्टर में कि मेरा ट्रांसफर यहां से कर दिया जाए। ठीक है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है उस एप्लीकेशन के बेस पे, और वो उस ट्रांसफर से खुश भी है। वो वहां से ऑफिस छोड़ देता है,
लेकिन वो दूसरी जगह जो उसको ऑफिस मिला है उसको ज्वाइन ही नहीं करता। ठीक है, उसके 2 साल बाद उस पर्सन की डेड बॉडी मिलती है रेलवे ट्रैक पे, और साथ में एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि मैं डिप्रेशन में था जिसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं, और 2 साल पहले तक मेरा टॉर्चर कर रहे थे ये पर्सन एक्स एंड वाई। ठीक है, अब सुसाइड नोट से ये तो क्लियर है कि उसने डिप्रेशन में तो किया, लेकिन क्या ये क्लियर है कि एक्स एंड वाई ने जो उसको टॉर्चर किया वो एंड हो चुका था या अभी भी कंटिन्यू था? ठीक है, उसने जो सुसाइड नोट में जिक्र किया है वो इतना किया है कि 2 साल पहले तक मेरा टॉर्चर कर रहे थे एक्स एंड वाई, और इसी लूप होल की वजह से एक्स और वाई छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कंप्लीटली एस्टेब्लिश हो ही नहीं पाया, ट्रांसफर हो गया था, उस चीज का तो सॉल्यूशन हो गया था जो टॉर्चर कर रहे थे, और वो उस ट्रांसफर से खुश भी था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है या फिर जो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो बहुत बियॉन्ड डाउट प्रूव करना पड़ता है किसको? प्रोसिक्यूशन को। ठीक है, यहाँ पे डाउट का बेनिफिट किसको मिल गया? अक्यूज्ड को मिल गया, और उनको रिलीज कर दिया गया, बरी कर दिया गया, केस में कन्विक्ट नहीं हुए, यानी कि 108 का चार्ज सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 108 था। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 107 पे। सेक्शन 107 क्या कहता है? इसी की आप कहें कि एग्रेवेटेड फॉर्म है। इसमें कहता है कि अगर कोई चाइल्ड या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या फिर डिलीरियस पर्सन या फिर कोई पर्सन हु इज इंटॉक्सिकेटेड सुसाइड कमिट कर लेता है। कोई चाइल्ड है, मतलब वो उतना सोच ही नहीं पाता, अनसाउंड माइंडेड पर्सन है, कोई अपनी इंटेंशन बिल्डअप नहीं कर सकता, कोई डिलीरियस पर्सन है, मेंटली परेशान है, या फिर कोई पर्सन है जो इंटॉक्सिकेटेड है, और इस हद तक इंटॉक्सिकेटेड है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कुछ, अगर वो सुसाइड कर लेता है, यानी कि एक वल्नरेबल क्लास दिखा दी जिसका माइंड उतना रेशनल काम ही नहीं कर रहा जितना करना चाहिए, जितना एक ऑर्डिनरी पर्सन का करता है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी क्या है, मतलब इनकेपेबल है अपने मेंटल इंटेंशन फ्रेम करने के लिए या फिर रीजनेबल चीजों को सोचने के लिए, और उसकी उस अनरीजनेबलनेस का फायदा उठा के आपने क्या किया? उसको अबेट कर दिया, सुसाइड करवा दिया उससे। उस केस में जो अबेटर है उसकी सजा क्या हो सकती है? उसकी सजा डेथ हो सकती है, उसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर उसकी सजा इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स हो सकती है, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। ठीक है, प्लस क्या रहेगा? फाइन रहेगा। सजा कितनी होगी? पिछले वाले में सजा थी मैक्सिमम आपकी 10 ईयर्स, और यहाँ पे मैक्सिमम है डेथ और मिनिमम है अप टू 10 ईयर्स, प्लस फाइन दोनों में इंक्लूडेड है। यहाँ पे केस आता है एसपीएस राठौड़ वर्सेस सीबीआई का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक कोई आईजी है एसपीएस राठौड़, उन्होंने क्या किया कि उनका जहां पे ऑफिस था वहां पे हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन की बिल्डिंग थी, उसी में उनका ऑफिस था, और साथ में लॉन टेनिस खेलने के लिए कुछ ट्रेनी बॉयज एंड गर्ल्स आते थे। तो वहां पे 2 लड़कियां आती थी, उनमें से वो एक लड़की को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ये सारा कुछ होता है। लेकिन उनकी उसकी रैंक एसपीएस राठौड़ की आईजी इतनी बड़ी थी कि वो बच्चियां डर जाती है अपने घर पे बताने से कि हो सकता है इसकी वजह से हमें या हमारी फैमिली को हरासमेंट हो, लेकिन वो कंटिन्यू ऐसा रखते हैं। तो अल्टीमेटली वो लड़कियां क्या करती हैं, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं कि एप्लीकेशन लगा देते हैं इस चीज के रिगार्डिंग, और वहां पे फिर क्या होता है कि एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है किसी एक के अंडर, और उसमें उनको गिल्टी पाया जाता है एसपीएस राठौड़ को। लेकिन इस टाइम तक जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है तो जो रुचिका नाम की जो लड़की है वो इतना परेशान हो चुकी होती है कि वो सुसाइड कमिट कर जाती है। ठीक है, अब वो जो लड़की है वो चाइल्ड की डेफिनेशन में आती है। चाइल्ड की डेफिनेशन में कौन आएगा? जो 18 साल से कम है। ठीक है, तो अब वो लड़की जो सुसाइड कमिट कर जाती है और ये प्रूव हो जाता है कि उस पर्सन की मोलेस्टेशन की वजह से, यानी कि उसने कुछ ऐसा कंडक्ट किया जिसकी वजह से उस लड़की को सुसाइड करना पड़ा, बहुत हैरास किया गया उसके पेरेंट्स को, या और जो साथ में लड़की थी उसके पेरेंट्स को भी और उस लड़की को भी बहुत हैरास किया गया। लेकिन
कुछ ऐसा होता है कि जो एविडेंसेस हैं उनको मैनिपुलेट कर दिया जाता है और एसपीएस राठौड़ अल्टीमेटली बरी हो जाते हैं। अदरवाइज ये केस किस अंडर चल रहा था, इस सेक्शन के अंडर चल रहा था, 107 ऑफ बीएनएस आईपीसी में जो इसका कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन है उसके अंडर चल रहा था। ठीक है, ये केस पढ़ लेना, अच्छा केस है, लेकिन मैनिपुलेशन ऑफ एविडेंसेस की वजह से इस सजा से बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका अबेटमेंट प्लस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दोनों कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो थर्ड इंक्वाइट ऑफेंस आपका रहता है वो है अटेम्प्ट, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।